तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है IMRE। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो कि है सेकंड लेसन के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिए थे और आज हम जो कि है सेकंड लेसन में आपके कोशिश करेंगे कि लगभग सभी टॉपिक को हम खत्म कर दें। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। वीडियो को लास्ट तक सभी लोग ध्यान से देखें। आज का जो वीडियो लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका क्लियरेंस। देखिए क्लियरेंस क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानें कि इलेक्ट्रिक उपकरण के लिए क्लियरेंस प्रदान की जाती है। किसके लिए की जाती है? जो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, उनके लिए हम क्लियरेंस प्रदान करते हैं ताकि उपकरण के पास कार्य करने वाले और मेंटेनेंस कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार के खतरे के बिना ऑपरेशन आसानी से और मेंटेनेंस के लिए जो कि पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके, इसीलिए जो कि हम क्लियरेंस करते हैं। अब इसके बाद इसका आपको छोटा सा जो कि डायग्राम बनाना होगा कि HV तथा EHV लाइन के आपके कंडक्टर का क्लियरेंस किस तरह से हम करते हैं। देखिए अगर आपका वोल्टेज लेवल, इस लाइन का अगर वोल्टेज लेवल कितना हो 11 kV हो तो इसमें जो कि है ग्राउंड क्लियरेंस होगी 2.75 की। अगर 33 kV वोल्टेज है तो 3.7 की। 66 kV वोल्टेज अगर आपका है तो 4.0 के आपका जीरो का ग्राउंड क्लियरेंस होगा। 132 kV के लिए 4.6 का, 220 kV के लिए 5.5 का और 400 kV के लिए जो कि 8.1 का आपका ग्राउंड क्लियरेंस होगा। अब इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि ओवरहेड लाइन के सभी कंडक्टर में 350 किलोग्राम से कम की आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपका लिखा हुआ है, ठीक। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। जहां वोल्टेज कम होता है और स्ट्रेंथ 15 मीटर से कम है, वहां जहां वोल्टेज कम होता है और स्ट्रेंथ 15 मीटर से कम है, वहां एक कंडक्टर की वास्तविक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 150 किलोग्राम से कम नहीं होगी, ठीक, या होती है। जहां पर मतलब इसका क्या है, जहां पर आपका वोल्टेज कम है, जिस स्थान पर आपका वोल्टेज कम है वहां पर आपकी स्ट्रेंथ 15 मीटर से कम है, ठीक। वोल्टेज कम है और आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, 15 मीटर से कम है, तब या वहाँ एक कंडक्टर की वास्तविक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 150 किलोग्राम से कम नहीं होती है। अब बात करते हैं आगे कि ओवरहेड लाइन की कंडक्टर के बीच ज्वाइंटों को ऑपरेशन की शर्त के अंतर्गत मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सुरक्षा होनी चाहिए। ओवरहेड लाइन में सुरक्षा के निम्नलिखित न्यूनतम फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि सुरक्षा के फैक्टर, आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं सपोर्ट के प्रकार, कौन कौन से सपोर्ट आपके होते हैं और इसके बाद हम जानेंगे सेफ्टी फैक्टर। सपोर्ट के प्रकार में हम लिखेंगे पहला मैकेनिक 1.5 आपका जो कि सेफ्टी फैक्टर होता है इसका। मैकेनिक रूप से आपका संशोधित इसका होता है जो कि सेफ्टी फैक्टर 2.0। हेड आपका मेल्डेड कंक्रीट सपोर्ट का जो कि सेफ्टी फैक्टर कितना होगा, 2.5 होगा। लकड़ी के सपोर्ट का सेफ्टी फैक्टर होगा 3.0। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आज के वीडियो लेक्चर का आता है कि पावर या टेली कम्युनिकेशन लाइन क्या होता है। पावर या टेली कम्युनिकेशन लाइन के जो कि बारे में हम जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे इसका क्वेश्चन जो कि एक पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे ए पावर लाइन क्रॉसिंग क्या होती है, जहां एक लाइन सामान्य वोल्टेज या लोअर वोल्टेज की एक और लाइन को पार करना है। जहां पर मान के चलिए हमारी ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन समान वोल्टेज की है या लोअर वोल्टेज की है और कि लोअर वोल्टेज की एक और लाइन को पार करना है। समय समय पर संशोधित भारतीय आपके इलेक्ट्रिसिटी नियम, मतलब कि समय समय पर जो कि ये सुधार किए गए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 1956 के अनुसार अन्य ओवरहेड लाइन के आपके कॉन्टैक्टर में आने की संभावना को रोकने के प्रावधान किए जाएंगे। मतलब कि ये दोनों कंडक्टर आपके संपर्क में ना आए, इसके लिए जो कि हमने निम्न जो कि इसके प्रावधान या प्रबंध किए गए हैं। क्रॉसिंग टावर की ऊंचाई कम करने के लिए यह पार करने के लिए लाइन को ग्राउंड वायर को हटाने के लिए हो जाता है, ठीक। बी आता है हमारा टेली कम्युनिकेशन लाइन क्रॉसिंग क्या होता है। देखिए आपके क्रॉसिंग का कोण यथासंभव 90 डिग्री के पास होगा आपका। हालांकि असाधारण कठिन परिस्थितियों में 30 डिग्री की सीमा तक जो कि है
डेविएशन की अनुमति दी जा सकती है। तब क्रॉसिंग का कोण 60 डिग्री से नीचे होना चाहिए। इस मामले को टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रभावी अधिकरण को भेजा जाएगा। क्या किसको भेजा जाएगा? टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के जो कि है प्रभारी को भेजा जाएगा। अब इसी में देखिए हम आगे देखते हैं कि जहां टेली कम्युनिकेशन लाइन और पावर लाइन एक ही सपोर्ट पर हों। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ें कि जहां पर टेली कम्युनिकेशन लाइन और पावर लाइन एक ही सपोर्ट पर हो, मान के चलिए ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पर आपकी ये है टेली कम्युनिकेशन लाइन और ये क्या है? पावर लाइन। मतलब कि जब ये दोनों लाइन एक ही सपोर्ट पर हों तो इसके लिए निम्न शर्तें लागू होती हैं। मतलब के लिए इसके लिए भी जो कि निम्न नियम बनाए गए हैं। पहला नियम है कि प्रत्येक ओवरहेड एक पावर लाइन ले जाने पर सपोर्ट करने वाले आपके दूर संचारित कंडक्टर से मिलकर बनती है। क्या है? दूर संचार कंडक्टर से मिलकर जो कि ये बनी होती हैं। एक टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर उपयोग किए जाने वाले हर टेलीफोन को पावर लाइन पर ले जाने के सपोर्ट में खड़ा किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस तरह की पावर और लाइनों पर जो कि है दूर संचार के बीच आपके कॉन्टैक्ट लीकेज या इंडिकेशन से इंजरी के खिलाफ तो टेलीफोन का उपयोग करने के लिए जो कि सुरक्षित किया जाएगा। देखिए अर्थिंग और ओवरहेड पावर लाइन क्या होता है ये? इसके अंतर्गत पावर ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के निम्नलिखित भागों में अर्थिंग की जाती है। देखिए एक बार और अच्छे से पढ़ें। इसके अंतर्गत पावर ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के निम्नलिखित भागों की अर्थिंग की जाती है। मतलब कि मान के चलिए ये पावर जो कि है ट्रांसमिशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इनके निम्न जो इसमें पार्ट होते हैं, जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, इनकी अर्थिंग जो कि हम ग्राउंड से जोड़ने का काम इनको करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें हम लिखेंगे कि ओवरहेड लाइन का अर्थिंग करना जो कि है ट्रांजिट या सर्ज से प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि ओवरहेड लाइन की अर्थिंग करना जो कि बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें एक अर्थिंग कनेक्टेड वायर ओवरहेड कंडक्टर के साथ चलाया जाता है। मतलब कि इसमें एक अर्थिंग कनेक्टेड वायर मतलब कि अर्थ से जुड़ा हुआ तार ओवरहेड कनेक्टर के साथ चलाया जाता है। मतलब कि उसके साथ साथ जो कि हम इस भाग को ले जाते हैं, जो कि कंडक्टर के गिरने टूटने आदि से उत्पन्न अर्थ फॉल्ट से सिस्टम एवं ह्यूमन की सुरक्षा करता है। मान के चलिए अगर ये तार जो कि हमारा टूट करके या कट करके नीचे गिर जाता है तो ये जो अर्थिंग ऑफ ओवरहेड प्रोटेक्ट आपका पावर लाइन होता है, अर्थिंग आपका जो ग्राउंड होता है कंडक्टर के साथ हम एक अर्थिंग तार को चलाते हैं, हमने इसमें पढ़ा है। ठीक, तो ये क्या करता है? जब आपका तार टूट के गिर जाता है तो हमें ये अर्थ से बचाता है या उससे होने वाले फॉल्ट से, दुर्घटना से हमको बचाता है। इस तार ओवरहेड लाइन के खम्भे से सीधे अर्थ कनेक्टेड रहता है। इस तार का ओवरहेड लाइन के साथ सीधा क्या रहता है? खम्भे से अर्थ कनेक्ट रहता है आपका, जिससे कि क्या होता है? आपका सारा लीकेज सारा करंट अर्थ में जो कि ये चला जाता है। तीसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि ओवरहेड लाइन में लगने वाले पावर पोल्स, ठीक, टावर्स पोल सभी पूर्ण रूप से अर्थ कनेक्टेड किए जाते हैं। मतलब कि ओवरहेड लाइन में जितने भी आपके टावर लगे होते हैं, जितने भी पोल्स लगे होते हैं, इन सभी को क्या करते हैं? हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए खंभों के साथ चलने वाले अर्थ वायर को 1 किलोमीटर में कम से कम 3 स्थानों पर अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। इस चीज़ को आप समझें, ये जो लाइन इतनी लिखी हुई है कि इसके लिए खंभे के साथ चलने वाले अर्थ वायर को 1 किलोमीटर में कम से कम 3 बार अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। मान के चलिए ये आपका तार है, इसको 3 जगह हम कनेक्ट करते हैं अर्थ से। एक शुरुआत में हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। मतलब कि 1 किलोमीटर के डायरेक्शन में आपका 3 जगह ये अर्थ से क्या होता है? कनेक्ट रहता है। अब इसके बाद चौथा हमारा लास्ट पॉइंट आता है क्या? ओवरहेड लाइन के स्टे वायर का भी अर्थ कनेक्टेड होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है कि औद्योगिक इकाइयों को भू संपर्की करने की आवश्यकता निम्न कारकों से पड़ती है। मतलब कि औद्योगिक इकाइयों को भू संपर्क मतलब कि अर्थिंग करने की उनकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, उसके बारे में हम बताएंगे। पहला है इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के लीकेज इक्विपमेंट के सफलतापूर्वक ऑपरेशन के लिए अर्थिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, दूसरा है औद्योगिक के उपकरणों को
जो कि है लाइटनिंग विसर्जन से उत्पन्न हाई वोल्टेज को अर्थित करने से बचाता है। मतलब कि उद्योगों में जो आपकी आसमानी बिजली होती है उसको अर्थ में भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। औद्योगिक के उपकरणों को धारा ना लेने वाले धात्विक भागों का अर्थित, जिससे कि लीकेज आपका एरेक्स इंस्टॉलेशन फेलियर की असफलता के कारण अर्थ कनेक्टर के रास्ते में डिस्चार्ज होकर आपका उपकरण एवं कर्मचारियों की रक्षा की जा सके। सीधा सा लिखेंगे कि जो कि है हम एक औद्योगिक इकाइयों में अर्थिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें सुरक्षा प्रदान हो, हम अपने उद्योग को अपनी जो कि है अपने मकान को बिजली से बचा सकें। तीसरा लिखेंगे होने वाली दुर्घटना, करंट लगना, इन सभी चीज़ों से हम बचा सकें। लास्ट लिखेंगे अर्थ इक्विपमेंट के मेटेलिक पार्ट और भूमि के मध्य वोल्टेज मीडियम रखना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद अगर हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, देखिए अर्थिंग के बारे में हमने आपको EDD सेकंड में बहुत ही अच्छे से बहुत ही विस्तार तरीके से हमने आपको समझाया था। तो अर्थिंग के बारे में आप उससे भी पढ़ सकते हैं और चाहे इससे भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, किसी इलेक्ट्रिकल आपके इंस्टॉलेशन में करंट कैरी ना करने वाले आपके मेटेलिक भाग तथा न्यूट्रल वायर को नगण्य रेजिस्टेंस वायर द्वारा अर्थ भाग से इस प्रकार संबंधित करने के लिए क्रिया को जिसके द्वारा उसमें आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को बिना किसी खतरे के अर्थ में डिस्चार्ज किया जाए उसको हम अर्थिंग कहते हैं। सीधा सा मतलब हम समझेंगे कि किसी भी तार में अगर कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो इसके टूट के गिर जाने पर मनुष्य को नुकसान ना हो, इसीलिए हम उस कंडक्टर से एक तार जो कि है अर्थ से जोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें फ्लो होने वाला लीकेज करंट पूरा अर्थ में चला जाता है। ठीक, तो अगर आपने EDD सेकंड की वीडियो लेक्चर देखा है तो हमने उसमें आपको जो कि बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बताया था, साथ ही इसके लाभ और हानि भी इसके बारे में बताया था। तो अगर आप लोग चाहें तो उससे लिखें, अगर हम चाहते हैं, अगर आप लोग अर्थिंग के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया करके आप लोग EDD सेकंड का वीडियो लेक्चर ज़रूर से देखें। उसमें हमने आपको अर्थिंग के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है, अब अगला हमारा इसमें आता है क्या, इफेक्ट ऑफ आपके इम्प्रूव अर्थिंग। इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव अर्थिंग, देखिए अर्थिंग का प्रभाव रेजिस्टेंस अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक हो जाने से वह करंट से रक्षा योग्य नहीं रह जाता है। आपके इंस्ट्रूमेंट पर कैरी लीकेज होने पर उसे छूने से करंट का झटका लग सकता है। इसीलिए जो कि हम किसका उपयोग करते हैं, अर्थिंग का, मतलब कि इसमें हमको बताना है आपका अर्थिंग की ज़रूरत हमको जो कि है क्यों पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, अर्थिंग के बारे में, इसके लाभ, इसकी हानि के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था। ठीक, तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, आपको इसके बारे में जो कि है उससे आप लोग पढ़ लेना EDD सेकंड से। और वही क्वेश्चन अगर आपका इसमें IMRE में, तो आप इसमें अर्थिंग के बारे में एकदम डिटेल से लिखना, बढ़िया चित्र बनाकर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग जो कि है इसमें लिखना। अब अगला हमारा टॉपिक आता है क्या, गार्डिंग ऑफ ओवरहेड लाइन। आपके ओवरहेड लाइन की गार्डिंग करना, मतलब कि गार्डिंग वायर, सबसे पहले हम जानते हैं कि गार्ड वायर होता क्या है। ठीक, गार्ड वायर क्या होता है इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके आगे। गार्ड वायर क्या होता है, गार्ड वायर के द्वारा लाइन संस्थापन, गार्ड वायर के द्वारा लाइन संस्थापन या इंसुलेशन तथा कम्युनिकेशन सर्किट को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि गार्ड वायर के द्वारा हम लाइन आपका संस्थापन या इंस्टॉलेशन तथा कम्युनिकेशन सर्किट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी लाइन के तार के टूटने पर आपके गार्ड वायर उसे ज़मीन पर गिरने से पहले अर्थ से कनेक्ट कर देता है। देखिए क्या करता है आपका गार्ड वायर क्या करेगा, आपका मान के चलिए अगर ये तार आपका टूट कर धरती से छिल रहा है तो जैसे ही यह टूटेगा तुरंत गार्ड वायर क्या करेगा, आपको इस तार को अर्थिंग से कनेक्ट कर देगा, जिससे कि पूरा करंट आपका अर्थ में चला जाएगा। समझने का प्रयास करें, किसी भी चीज़ को जब हम बोलें समझाएं उसको अपने दिमाग में इमेजिन करें। मान के चलिए एक हमारा तार टूटने वाला है। ठीक, जैसे ही वह तार टूटेगा थोड़े ही समय में आपका गार्ड वायर क्या करेगा, उस तार के करंट को अर्थ वायर में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, उस तार को जब आपका टूट कर धरती से छिलेगा तो उस तार में तो अर्थ आपका होगा नहीं, करंट आपका होगा नहीं, वो सारा करंट किस में चला गया, अर्थ वायर में चला गया। तो गार्ड वायर का काम केवल इतना सा होता है कि जब आपका तार टूट कर जो कि है गिरता है तो गार्ड वायर क्या करता है, उसे ज़मीन पर गिरने से पहले अर्थ से जोड़ देता है। सीधा सा काम है इसका। अगर आप लोग एक बार में समझें, 2-3 बार इसको पढ़ें, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं।
गार्ड वायर का शॉर्ट, मीडियम तथा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है ताकि किसी भी फेज वायर के टूटने की दशा में यह फेज वायर सबसे पहले गार्ड वायर से कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट जो कि यह कनेक्ट में आए तथा गार्ड वायर का अर्थ से संपर्क होने के कारण सर्किट ब्रेकर सर्किट को बंद कर देता है, जिससे कि फेज वायर में सप्लाई आनी बंद हो जाती है और हम एक बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। अब गार्ड वायर की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको? निम्नलिखित स्थानों पर ओवरहेड लाइन में गार्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है रोड क्रॉसिंग में, रेलवे क्रॉसिंग में, रिवर्स नदी में, आपके नहर में, अलग अलग लाइन वोल्टेज के बीच और टेलीग्राफ या आपके टेलीफोन लाइन में। ठीक, अब इन सभी के बारे में जो कि हम अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ सके। अब हम आगे अगला टॉपिक हम अपना समझते हैं क्या, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग। देख टाइप ऑफ ग्राइंडिंग क्या है? टाइप ऑफ गार्डिंग के प्रकार, पहला होता है आपका क्रेडल गार्डिंग, दूसरा होता है केज गार्डिंग और तीसरा होता है आपका वर्ग गार्डिंग। ठीक, इन तीनों के बारे में आप लोग देख लें अच्छे से। सबसे पहले हम जानते हैं क्या, क्रेडल गार्डिंग क्या होता है? क्रेडल गार्डिंग में हम लिखेंगे कि यह तब प्रदान की जाती है जब आपके कंडक्टर क्षैतिज या डेल्टा होते हैं। आपके कंडक्टर कैसे हों? या तो क्षैतिज हो या तो डेल्टा हों, तब ये जो कि है गार्डिंग की जाती है। ठीक, जैसे कि 11 kV लाइन में होती है आपके क्रेडल गार्ड सीधा अर्थ वायर से जुड़ा हुआ होता है। यदि लाइन कंडक्टर टूट जाता है, यदि आपका तार टूट जाता है तो यह गार्ड पर गिर जाएगा, जिससे कि यह फ्यूज उड़ जाएगा या सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, उस कंडक्टर में जो कंडक्टर में धारा का मान शून्य हो जाएगा, मतलब कि उस कंडक्टर में ये लाइन को जो कि बंद कर देगा। ये आपके देखिए लगा हुआ है क्या, क्रेडल टाइप गार्डन। ठीक, क्रेडल टाइप गार्डिंग सॉरी। ठीक, इस तरह से आप जो कि देख सकते हैं ये आपका क्या है, अर्थ वायर, यहाँ से अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा सीधे से है। ये आपका देखिए अर्थ है, ये आपका जो कि है क्रेडल गार्ड है। ठीक, इस तरह से आपको ये अर्थ को कनेक्ट कर देगा। दूसरा हमारा आता है क्या, गेज गार्डिंग क्या होगा, यह आप वर्टिकल फॉर्मेंस के साथ लाइनों LT पर प्रदान की जाती है। LT का फुल फॉर्म क्या है, लो टेंशन या लो वोल्टेज भी हम इसको कह सकते हैं। लो वोल्टेज पर प्रदान की जाती है। गार्ड को उसी पदार्थ से बनाया जाना चाहिए जिससे कि LT लाइन गार्ड में अर्थ वायर के लिए उपयोग की जाए और न्यूट्रल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, न्यूट्रल के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है और आपके पोर्सिलीन रील के माध्यम से अर्थ से आपके इंसुलेटेड होता है। यदि एक लाइव कंडक्टर टूट जाता है तो यह गार्ड को जो कि है छूता है, जो लाइन कंडक्टर को न्यूट्रल के बीच शॉर्ट सर्किट का कारण बनता है और फ्यूज को उड़ाने के लिए फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का कारण बनता है। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे, ये है आपका गेज टाइप। ठीक, ये आपका जो कि अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा तुरंत। इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। अगला हमारा आता है क्या, वर्ड गार्डिंग। देखिए क्या होता है, EHT लाइनों के आपके कॉन्टैक्ट में आने वाले पक्षियों के कारण होने वाले फॉल्ट की स्थिति को दूर करने के लिए आपके वर्ड गार्ड को आपके देखिए सातूत के रूप में जो कि है आपके सस्पेंशन इंसुलेशन आपके स्ट्रिंग्स पर फिक्स किया जाता है। किस पर किया जाता है, आपके सस्पेंशन इंसुलेटर स्प्रिंग्स पर जो कि है फिक्स किया जाता है। इस तरह से जो कि हम इसको लगाते हैं ताकि आपके पक्षी वगैरह के लाइन में टकराने से होने वाली दुर्घटना को हम रोक सकें। सीधा सा आप समझेंगे कि पक्षियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए हम वर्ड ग्राइंडिंग का उपयोग करते हैं। अब इसके एडवांटेज हम जान लेते हैं कि गार्डिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इसके लाभ क्या क्या होते हैं। पहला होता है मानव को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए। HV हाई वोल्टेज लाइन चार्ज से लो तनाव वाली, लो वोल्टेज वाली या लो टेंशन वाली लाइनों को वोल्टेज से बचाने के लिए। हमने आपको पहले ही बताया था, LT का मतलब होता है लो टेंशन, LV का मतलब होता है लो वोल्टेज। दोनों ही एक ही चीज़ है, LV लिखा जाए या LT लिखा जाए, दोनों का मतलब लो वोल्टेज ही होता है। चौथा है क्या, टेलीफोन उपकरणों से अधिक वोल्टेज लाइन से बचाने के लिए। अगला हमारा आता है क्या, आपके सस्पेंशन तथा स्ट्रेन इंसुलेटर के लिए व्यवस्था। ठीक, आपके सस्पेंशन तथा आपके स्ट्रेन इंसुलेशन के लिए व्यवस्था क्या होगा, इसमें लिखेंगे हम सस्पेंशन इंसुलेटर में इंसुलेटर की संख्या सीरीज में एक वायर से जुड़ी होती है और लाइन कंडक्टर को सबसे अधिक इंसुलेटर द्वारा नीचे ले जाया जाता है। आपके देखिए सस्पेंशन स्ट्रिंग के प्रत्येक इंसुलेटर को
उनके आकार की तरह जो कि है डिस्क के कारण डिस्क इंसुलेटर जो कि ये कहा जाता है, मतलब कि इसमें आपके डिस्क लगी होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्क इंसुलेटर कहते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है क्या, उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलेशन निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो इंसुलेशन उपयोग में हम लाते हैं वो इंसुलेशन निम्न प्रकार के होते हैं। अब इन सभी को हमने पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में जो किया पढ़ा है TDP में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में, हमने इन सभी इंसुलेटर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था। एक बार और हम आपको समझा देंगे। पहला होता है पिन इंसुलेटर, दूसरा होता है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर के अंतर्गत आपके आते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर और स्प्लिट इंसुलेटर। इसके बाद आता है तीसरा स्केल इंसुलेटर और स्टे इंसुलेटर। ठीक, इन सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। इसमें हम देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर क्या होते हैं? पिन टाइप इंसुलेटर लाइन में 33 kV तक के वोल्टेज के लिए जनरली यूज किए जाते हैं। ये इंसुलेटर 66 kV तक की वोल्टेज के लिए यूज जो कि है वोल्टेज के लिए किए जाते हैं इनका यूज। इन्हें पिन के चूड़ियों से कसा जाता है तथा नट बोल्ट की सहायता से जो कि है आर्म्स पर स्थापित किया जाता है, क्रॉस आर्म्स पर स्थापित किया जाता है, इसलिए हम इनको पिन इंसुलेटर कहते हैं। डिस्क इंसुलेटर क्या होते हैं? ये इंसुलेटर डिस्क टाइप के होते हैं तथा प्रत्येक डिस्क 11 kV इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की होती है। इंसुलेटर रिंग में भी इन्हें इंसुलेटर रिंग भी के जो कि है कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? इंसुलेटर रिंग। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्ट्रेन इंसुलेटर, दूसरा होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, मतलब कि जितने भी आपके इंसुलेटर हमने पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में पढ़े हैं उन सभी के बारे में हमको लिखना है। पहला होता है क्या? स्ट्रेन इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर लाइन कंडक्टर को तनाव पर खींचकर रखने की आवश्यकता होती है। इस कंडीशन में स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। हमारा दूसरा आता है क्या? सस्पेंशन इंसुलेटर की लाइन की वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ पिन इंसुलेटर की आपके कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड भारी व महंगे हो जाते हैं तथा ये 66 kV तक की जो कि यूज किए जा सकते हैं। लाइन सपोर्ट की क्रॉस आर्म में लटक कर यह हॉरिजॉन्टल स्थिति में यूज में लाए जाते हैं। यह इंसुलेटर स्ट्रेन सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाते हैं। मतलब कि ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं? आपके जो खम्भे की, मान के चलिए ये आपके खम्भे हैं, यहाँ पर क्रॉस आर्म है, यहाँ पर इसको इंसुलेटर को लटकाया जाता है इस तरह से। इस तरह से आपका इंसुलेटर लगा हुआ होता है, इस तरह से आपका यहाँ से तार निकले हुए होते हैं। तो ये आपका कौन सा है? सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाता है। अब इसके बाद हमारा तीसरा आता है क्या? आपके सैकल इंसुलेटर। सैकल इंसुलेटर क्या होता है? अगर आप लोग देखिए चाहते हैं कि इन सभी इंसुलेटर के बारे में हम सबसे सरल और आसान तरीके से नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड कराएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। इन जितने भी इंसुलेटर आपके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंसुलेटर, एक क्वेश्चन 100% बनेगा। इन सभी इंसुलेटर के बारे में हम आपके नोट्स की फोटो लेकर सबसे सरल और आसान भाषा में लिखकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे तो। ठीक, आपके सैकल इंसुलेटर क्या होते हैं? इस प्रकार के इंसुलेटर की संरचना एक रील के समान होती है जिसमें जनरली डी क्लैंप और आई क्लैंप के साथ यूज किए जाते हैं। इस प्रकार के इंसुलेटर का यूज लो वोल्टेज लाइनों में किया जाता है। सरल भाषा में है एकदम कि इस प्रकार का यूज कहाँ पर करते हैं? हम लो वोल्टेज लाइनों में करते हैं। आपके स्टे इंसुलेटर क्या होते हैं? यह इंसुलेटर स्टे बार पर जो कि है टैग तार के आधार लाइनों से इंसुलेटर के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि यदि इंसुलेटर किसी कारण से टूट जाता है तो स्टे बार उसे आपके कंडीशन में भी लग जाता है। स्टे बार कहा जाता है वहाँ उस कंडीशन में भी जो कि यूज किया जा सकता है। पांचवा हमारा लास्ट आता है क्या? स्प्लिट इंसुलेटर। लाइन वोल्टेज लाइनों में आपके गार्ड वायर सिस्टम के लिए लूप गार्ड स्थापित किए जाते हैं जिसका एक एंड अर्थ वायर से जुड़ा हुआ होता है और एक इंसुलेटर के साथ लगा हुआ होता है। वह जो इंसुलेटर होता है वह स्प्लिट इंसुलेटर कहलाता है या होता है। ठीक, तो देखिए इतनी आसान भाषा में आपके नोट्स बने हैं कि अगर आप लोग चाहें तो उनको बड़ी ही सरलता से याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्या? अगला टॉपिक आता है कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन का वह पार्ट जो इलेक्ट्रिक पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है या कैरी करता है लाइन कंडक्टर कहलाता है। लाइन कंडक्टर क्या होता है? आसान भाषा में समझेंगे। कंडक्टर का सीधा सा मतलब होता है तार। ठीक,
इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जिस माध्यम से ले जाते हैं, जिसकी सहायता से ले जाते हैं, उसको हम कंडक्टर या तार कहते हैं। ओवरहेड लाइन में इस लाइन वोल्टेज लाइन कंडक्टर को इंसुलेटर पर इंस्टॉल किया जाता है। अब देखिए इंसुलेटर आपका ये हो गया, यहाँ पर समझा देते हैं, ये आपका इंसुलेटर लगा हुआ है। अब इसके ऊपर से ले जाएंगे, ये हमारा क्या है, तार, मतलब कि कंडक्टर लगा हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रिक लाइन में कंडक्टर निम्न गुणों वाले होने चाहिए। कौन कौन से? हाई कंडक्टिंग व लो रेजिस्टेंस वाले, आपके रेजिस्टिविटी वाले होने चाहिए। हाई आपके टेंटाइल स्ट्रेंथ वाले होने चाहिए। लो टेम्परेचर एफिशिएंसी ऑफ रेजिस्टेंस इनकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, आपके नियतांक ऑफ लीनियर आपके एक्सपेंशन लो होना चाहिए। जनरली इक्विपमेंट के इफेक्ट से फ्री होने चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका है क्या, फ्लेक्सिबल व सरलतापूर्वक जोड़ने जाए योग्य होने चाहिए। आप साथ में लिख सकते हैं सबसे सरल आसान भाषा में, इन पर जो कि वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, ये अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होने चाहिए। ये सभी क्वालिटी आपके एक अच्छे कंडक्टर या अच्छे तार में होती है। अब इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन कंडक्टर में आपके मटेरियल, तो कॉपर जो होता है वो आपका 1.77 × 10⁻⁸ ओम मीटर रेजिस्टिविटी का होना चाहिए। ठीक, ये जो चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा में आपको लिखाई गई है, इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता कोई भी नहीं है। ठीक है, और एल्यूमिनियम का तार में क्या क्या जो कि रेजिस्टिविटी होती है, ये सभी हम आपको फोटो टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कॉपर के बाद एल्यूमिनियम कंडक्टर के मामले आता है, इसके चालक लगभग जो कि 60% होता है। अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में भी हम पढ़ा देते हैं। ठीक, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। इसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1.77 × 10⁻⁸ ओम जो कि इसका रेजिस्टेंस होता है। स्पेसिफिक आपका डेंसिटी इसकी इतनी होती है 8.93। ठीक, अब हम बात करें अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंस का कितना होता है, 14.9 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। ठीक, 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.09 आपका 0.39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब इसका अगर हम बात करें अनलिमिटेड डेंसिटी, आपके स्ट्रेंथ कितना होता है, 40 किलोग्राम प्रति mm² इसका होता है। कॉपर, तांबा, ठीक, कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा, लाइन कंडक्टर के लिए सर्वाधिक उपयोग जो कि उपयुक्त पदार्थ है, या परंतु महंगा होने के कारण इसका यूज कम किया जाता है या सीमित मात्रा में होता है। ठीक, मतलब कि आपका कॉपर का तार अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये काफ़ी महंगा आता है, जिसके कारण जो कि हम इसका उपयोग कम करते हैं। अब बात आती है एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी इतनी होती है, इसकी देखिए स्पेसिफिक डेंसिटी इतनी होती है, आपके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना होता है, टेम्परेचर आपके कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना होता है, और आपके अल्टीमेटेड डेंसिटी स्ट्रेंथ इतनी होती है। ठीक, बार बार पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और जो कि है काफ़ी ज़्यादा लेट हम लोग हो जाएंगे, इसलिए आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना। कॉपर के बाद एल्यूमिनियम कंडक्टर के मामले में आता है, इसमें चालकता लगभग जो कि 60% होती है। इसकी एकमात्र कमी है जो कि है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तांबे की अपेक्षा 45% होती है इसकी। ठीक है, केवल स्टील री इन्फोर्स्ड कर इसको और मजबूत बनाया जा सकता है, लगभग कितना, 1.5 गुना। स्टील की अगर हम बात करें कि इसकी चालकता कॉपर के मामले में 13% की होती है, परंतु मैकेनिकल पावर लगभग आपका 120 किलोग्राम प्रति mm² होता है, जो नॉर्मली कंडक्टर के लिए आपके सेटेबल नहीं है। इसमें जंग से बचने के लिए जो कि है गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है। देखिए एक चीज़ आप समझें, गैल्वेनाइज्ड जो शब्द है, ठीक, गैल्वेनाइज्ड हम किस चीज़ को करते हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ को जंग लगने से बचाना है तो उसको हम क्या कर देते हैं, गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं, सीधा सा मतलब इसका यही है। अब इसके बाद हमारा आता है क्या, कैडमियम कॉपर। कैडमियम कॉपर क्या है, कॉपर में 1 या 2% कैडमियम मिला देने से बनी आपकी एल्वे कैडमियम जो कि है कॉपर कहलाता है। मतलब कि कॉपर में 1 या 2% कैडमियम मिला देने से आपका बना तार क्या कहलाता है, कैडमियम आपका कॉपर कहलाता है। यह तांबे की अपेक्षा केवल लगभग 70% कम चालकता, परंतु आपके 40% अधिक मैकेनिकल पावर वाली होती है। इसके बाद देखिए हमारा अगला आता है क्या, फॉस्फोर आपके ब्रोंज। ठीक, फॉस्फोर ब्रोंज क्या है, अधिक लंबी लाइन पर आपके अमोनिया जैसे हानिकारक गैस वाली वायुमंडलीय में लाइन कंडक्टर के रूप में आपके फॉस्फर आपके ब्रोंज का उपयोग किया जाता है। ठीक,
देखिए ये सभी जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इन सभी के बारे में हम पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में TDP में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, अब आता है डेंजर पैनल। आपके जो डेंजर पैनल होते हैं वो इस तरह के आपके बने होते हैं, सावधान यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ था खतरा। ठीक, इस तरह से लाइन में प्रत्येक लाइन सपोर्ट पर कम से कम 3.4 मीटर ऊंचाई पर एक खतरा पैनल आपकी खतरा प्लेट लगी होती है, जिस पर लाइन की वोल्टेज तथा खतरे का निशान व शब्द अंकित होते हैं। तो ठीक, डेंजर प्लेट क्या होता है? डेंजर प्लेट के बारे में अगर लिख के आया है तो आप इस तरह से चित्र बना देंगे, एक कंकाल का बीच में डायग्राम बना देंगे, बहुत ही सरल सा है। ठीक, आप जो कि खतरनाक से एक डायग्राम बना दें और उस पर लिख दें क्या, डेंजर प्लेट। अब इसके बाद हमारा आता है क्या, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। ठीक, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस क्या होता है? देखिए, अनऑफिशियल रूप से लाइन आधार पर ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए लाइन आधार पर कम से कम 2 से 50 मीटर की 2.50 मीटर की ऊंचाई पर आपके कटीली GI तार लिपेट दी जाती है। देखिए, कोई भी इंसान जो कि ज़्यादा ऊंचाई पर ना चढ़ सके, इसलिए हम कई तारों में आपने देखा होगा एक कटीली तार को जो कि लिपेट देते हैं। यह तार वार वेट वायर कहलाता है और वार वेट वायर की लपेट लगभग 90 सेंटीमीटर दूरी तक होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारा आता है क्या, लेइंग ऑफ सीरीज आपके सर्विस लाइन। लेइंग ऑफ सर्विस लाइन, एक सर्विस लाइन के द्वारा सप्लाई पोल से कंज्यूमर के घर पर जो कि है जोड़ी जाती है। बड़े कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई 11 kV और 33 kV पर फीडर के द्वारा 3 फेज सर्किट से हाई वोल्टेज पर की जाती है। घरेलू कंज्यूमर को सप्लाई 3 फेज 4 वायर के साथ कम वोल्टेज पर दी जाती है। इस तरह से जो कि आपका इन सभी में लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्यूज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। फ्यूज ऑफ करेक्टरिस्टिक, देखिए इसका गणना कम होना चाहिए। सबसे पहले आप फ्यूज के बारे में अगर हो सके थोड़ा पढ़ लें, 5th सेमेस्टर में हमने आपको पढ़ाया है। फ्यूज के बाद हम इसके गुण क्या क्या होने चाहिए, इसमें अच्छाइयाँ क्या क्या होनी चाहिए। इसका गलनांक कम होना चाहिए, इसकी चालकता अधिक होनी चाहिए, इसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, कम कीमत का होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, वायुमंडलीय प्रभाव इस पर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। वोल्टेज के अनुसार आपके फ्यूज के टाइप होते हैं। पहला होता है सेमी आपके इनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज। दूसरा होता है HRC फ्यूज, जिसके बारे में 5th सेमेस्टर में आपने डिटेल से पढ़ा है। दूसरा है हाई वोल्टेज फ्यूज, मतलब कि लिक्विड टाइप फ्यूज, और मेटल आपके क्लेड टाइप फ्यूज। अब इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, मीटर अरेंजमेंट इन कंज्यूमर प्रीमिस। देखिए, उपभोक्ता परिसर में मीटर व्यवस्था किस तरह से हम करते हैं। इस तरह से आप सबसे पहले एक मीटर बना दें। इसमें हम लिखेंगे क्या, कंज्यूमर द्वारा कंज्यूमर पावर को मापने के लिए सर्विस कनेक्शन के सर्विस एंड पर इलेक्ट्रिकल आपके एनर्जी मीटर कनेक्ट होता है, और मीटर के बाद कंज्यूमर टर्मिनल होता है, और मीटर आपके सप्लायर की जो कि आपकी प्रॉपर्टीज है, जो एक आपके सूटेबल बॉक्स के अंदर सीट होता है, मतलब कि सूटेबल बॉक्स के अंदर क्या होता है, सेट होता है। अब देखिए, इसी तरह से आप जनरली समझें। ठीक, इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं। मान के चलिए खम्भे से आपकी लाइन आई है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर आप देखें खम्भा है ये, यहाँ से आपके घर पे लाइन आई। अब हम इस लाइन को डायरेक्ट अपने पंखे से, अपनी लाइट से, ट्यूबलाइट से जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है। क्या होता है, DB, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पावर भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी कह सकते हैं। ठीक, हम जो कि है EDD सेकंड में पढ़ भी रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है। इसके बाद ही हम अपने घरों में लाइन को जो कि ये ले जा सकते हैं। बाहर हमारा जो कि लगा होता है ये घर के बाहर, जिससे कि हमारी एनर्जी आपने 1 महीने में कितनी उपयोग की है, ये सभी इस चीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो इस एनर्जी मीटर में आप बहुत सी सारी चीज़ें बना करके जो कि लिख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में जो कि हमने सेकंड लेसन में आपके लगभग 30 या 40% हिस्से को कवर कर लिया। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, सेकंड लेसन में से कम 30 नंबर का आपके क्वेश्चन आते हैं। सेकंड लेसन में से कम 30 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बार बार। तो इसलिए सेकंड लेसन को आपको जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 2 या 3 वीडियो लेक्चर आपके और आएंगे। सेकंड लेसन आपका पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड लेसन बचेगा। ठीक, EDD सेकंड की भी प्रॉपर वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर आने लगे हैं। तो सभी लोग अपने वीडियो को जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद।